Good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. Continuing with the same chapter number 5, Change and Development in Industrial Society from your textbook, Social Change and Development in India. Yesterday we have discussed about the industrialization in India. In this topic we have discussed about the how Indian model of industrialization is different and similar from the model of Western industrialization and difference between the developing countries and developed countries. And today we will discuss about the industrialization in early years of Indian independence. The first modern industries in India were cotton, jute, coal mines एंड रेलवेज. तो फर्स्ट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? कॉटन, जूट, कोल माइंस और रेलवेज. और इनका सेटअप मोस्टली ज्यादातर कॉलोनियल पीरियड में हुआ था जब ब्रिटिशर्स थे, जब, है ना. तो एट इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? द गवर्नमेंट टुक ओवर द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी. जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी गवर्नमेंट की वो इकोनॉमी को ग्रो करने की थी, इम्प्रूव करने की थी इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी वीक था. तो जो गवर्नमेंट था उसका उसकी सबसे पहली प्रेफरेंस इकोनॉमी को ग्रो करने की थी, है ना. तो इसीलिए उन्होंने उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया. दिस इन्वॉल्व डिफेंस. और इसमें क्या क्या उन्होंने इन्वॉल्व किया, कौन कौन से सेक्टर्स को? दिस इन्वॉल्व डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर माइनिंग एंड अदर प्रोजेक्ट्स विच ओनली गवर्नमेंट हैड द पावर टू डू. और कौन कौन से ये जितने भी सारे सेक्टर्स थे, डिफेंस से हुआ या ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या फिर माइनिंग हुआ, प्रोजेक्ट जितने भी थे, ये सारे प्रोजेक्ट थे. प्रोजेक्ट को केवल किसके हैंड में था? इनका जो पावर थी केवल गवर्नमेंट की, है ना. ये सारे सेक्टर्स थे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अधीन आते थे, ठीक है ना. एंड विच वॉज नेसेसरी फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऑल्सो टू फ्लॉरिश. और प्राइवेट इंडस्ट्री के फ्लॉरिश होने के लिए भी ये नेसेसरी था, है ना. इन इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी. इंडिया की कैसी पॉलिसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी है. सम सेक्टर्स वर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट. कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है. विच अदर वर ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर्स. और कुछ सेक्टर्स जो है, कुछ जो कह सकते हैं कि ट्रेड्स हैं, वो किसको दे दिए गए? प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिए गए. और कुछ गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना. बट within that the government tried to ensure through its licensing policy that industries were spread over different regions. लेकिन ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इनको गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ये सब एक तो लाइसेंस के थ्रू, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लाइसेंस लेके ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं ये फ्लॉरिश हो रही हैं, कह सकते हैं ग्रो अप हो रही हैं. और साथ साथ ही गवर्नमेंट देखती है कि ये सभी रीजन्स में फैली हुई है ना. जो ये ट्रेड है प्राइवेटाइजेशन का, ये सभी क्षेत्रों में फैला हुआ हो, है ना. Before independence, industries were located mainly in the port cities like Madras, Bombay, Calcutta. Before independence, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो एक्सपोर्ट करना होता था, यहाँ से इंग्लैंड अपना सामान पहुंचाना होता था, इसलिए जितने भी सारी इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ लोकेटेड थी? पोर्ट एरियाज में, जैसे कि मद्रास हुआ, बॉम्बे हुआ या कैलकाटा हुआ. बट सिंस देन, लेकिन अब क्या है? वी सी दैट प्लेसेस लाइक बड़ौदा, कोयम्बटूर, बेंगलोर, पुणे, फरीदाबाद एंड राजकोट हैव बिकम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी सेंटर्स. ये जो सारे सिटीज हैं, जैसे बड़ौदा हुआ, कोयम्बटूर है, बेंगलोर हुआ या फरीदाबाद, ये सारे कैसे सिटीज बन गए? सेंटर्स बन गए, इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए. पहले कौन कौन से थे? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, है ना. इसके बाद the government also tried to encourage the small scale sectors through special incentives and assistance. और गवर्नमेंट ने फिर शुरू किया किस चीज को? स्मॉल स्केल के जो जिन्हें कह सकते हैं हम हिंदी में लघु उद्योग, है ना. स्मॉल सेक्टर स्केल के जो ट्रेड थे उनको शुरू किया और उन्हें कुछ इंसेंटिव्स थे, उनकी हेल्प करके ये छोटे छोटे जो ट्रेड थे उनको ग्रो होने के लिए हेल्प की, है ना.
Many items like paper and wood products, stationery, glass and ceramic were reserved for the small sector, scale sector. और इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं स्मॉल स्केल सेक्टर में? पेपर हुआ, है ना, वुड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, स्टेशनरी, ग्लास, सिरेमिक, ये सब रिजर्व्ड है स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए, है ना. इन 1991 लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयड ओनली 28% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर. 1991 के सर्वे के अकॉर्डिंग लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज थी उसमें केवल 28% एम्प्लॉयड कैसे थे? वर्क फोर्स के रूप में एम्प्लॉयड थे. कितने? 28%. और हमारे यहाँ वर्क फोर्स कौन सी? 16 to 65. हमारे यहाँ वर्क फोर्स का जो एज है वो यही है, 16 to 65. तो केवल 28% ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वर्क कर रही थी, है ना. वाइल द स्मॉल स्केल एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एम्प्लॉयड 72%, और जिसमें कि 72% जो थी वो स्मॉल स्केल में ही लगी हुई थी. इसीलिए सरकार ने क्या किया? इनको हेल्प की, है ना, कि ये जो स्मॉल स्केल वाले हैं वो ज्यादा ग्रो कर सके, इसलिए उनको हेल्प किया गया सरकार के द्वारा. जबकि सरकार बाद में देखा गया कि क्या है कि 28% ही केवल लार्ज स्केल में वर्क कर रहे हैं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड कौन कौन से हैं जो स्मॉल स्केल पे लगे हुए हैं, जो स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, वो 72% लोग ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, है ना. तो सरकार द्वारा इनको इंसेंटिव्स दिए गए, इनकी हेल्प की गई, जिससे कि ये स्मॉल स्केल जो लघु उद्योग हो वो ग्रो कर सकें. ठीक है. नाउ द ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंज इन इंडिया. ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन को हमने जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और लिबरलाइजेशन क्या है और किस तरीके से इसने इंडियन इंडस्ट्रीज को चेंज किया, वो हम इसमें देखेंगे. ठीक है. सिंस द 1990s हाउएवर द गवर्नमेंट हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को जो सरकार ने हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने कब से फॉलो करना शुरू किया? 1990s से. प्राइवेट कंपनीज especially foreign firms are encouraged to invest in sectors earlier reserved for the government. इसमें क्या था? लिबरलाइजेशन में जो प्राइवेट कंपनीज थी, स्पेशली जो फॉरेन फर्म्स थी, उनको इनकरेज किया गया इन्वेस्ट करने के लिए हमारे कंट्री में, है ना. जिसमें कि पहले किसका एक अधिकार था? गवर्नमेंट का. केवल गवर्नमेंट ही उसमें अपने के सारे जितने भी कह सकते हैं कि अथॉरिटी थी वो सब गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन अब उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उसको प्राइवेट सेक्टर में को दे दिया गया. इंक्लूडिंग टेलीकॉम. कौन कौन से थे जो गवर्नमेंट के अधीन आते थे? टेलीकॉम था, सिविल एविएशन था, पावर था, है ना, और भी बहुत सारे थे, है ना. लाइसेंसेस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्रीज. अब क्या था? लिबरलाइजेशन हो गया, क्योंकि जो चीज लिबर्टी दे दी गई इनको, तो जो ये जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अपना इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लाइसेंस की नीड नहीं रह गई थी, है ना. तो एक तो इनको ये फायदा हो गया. फॉरेन प्रोडक्ट्स आर नाउ इजीली अवेलेबल इन इंडियन शॉप्स, क्योंकि अब ट्रेड बाहर से भी किया जा सकता था, बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ आकर ट्रेड कर सकती थी, तो इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमें पहले देखने को नहीं मिलते थे फॉरेन कंट्रीज के, अब वो आसानी से हम इंडियन शॉप्स पे देखने लगे, है ना. एट द रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन मैनी इंडियन कंपनीज हैव बीन बॉट ओवर अ मल्टीनेशनल्स. इसमें क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन की जो प्रोसेस था उससे क्या हुआ कि जो कुछ कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज ने खरीद लिया, है ना, और एट द सेम टाइम सम इंडियन कंपनीज आर बिकमिंग मल्टीनेशनल कंपनीज, और कुछ इंडियन कंपनीज ही मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई. एट इंस्टेंस, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, देखो. एट इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट इज व्हेन पार्ले ड्रिंक्स वाज बॉट बाय कोको कोला. सबसे पहले क्या हुआ कि पार्ले जो ड्रिंक था उसको किसने खरीद लिया? कोको कोला कंपनी ने खरीद लिया. पार्लेज एनुअल टर्नओवर वाज 250 करोड़. पार्ले कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर था वो क्या था? 250 करोड़ था, है ना. वाई कोको कोला's एडवर्टाइजिंग बजट अलोन आर 400 करोड़.
कितना था, पार्ले जो कंपनी का एनुअल टर्नओवर ही 250 करोड़ था, है ना, जो उसका एनुअल इनकम थी वो ही इतनी थी, लेकिन जो कोको कोला कंपनी था उसका केवल एडवर्टाइजिंग बजट ही उससे कहीं ज्यादा था, है ना। This level of advertising has naturally increased the consumption of Coke across India, replacing many traditional drinks. और इस तरीके का जो कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है, या जिसमें कि 400 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में ही लगाए जा रहे हैं, तो आप देखोगे कितने बड़े स्केल का एडवर्टाइजिंग होगा वो, है ना, कितने बड़े स्केल पर एडवर्टाइज किया गया होगा उस चीज को। तो उसने क्या किया, उस बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जो इंडिया में थे उनको रिप्लेस कर दिया कोको कोला ने, ठीक है। द नेक्स्ट मेजर एरिया ऑफ लिबरलाइजेशन मे बी इन रिटेल। और दूसरा सबसे ज्यादा किस पे असर पड़ा लिबरलाइजेशन का, जो रिटेल मार्केट थी, है ना, जो खुदरा कहते हैं जिसको, जो रिटेल मार्केट थी उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। जो रिटेलर्स हैं वो बाहर से हमारे यहाँ आने लगे, तो जो छोटे व्यापारी हैं, कह सकते हैं हम, छोटे ट्रेड है, उस पर बहुत ज़्यादा असर इसका पड़ने लगा। जैसे कि आप उसको देख सकते हैं इसमें, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये जितने भी ऑनलाइन हैं, जितने भी ऑनलाइन ट्रेड्स हैं होते हैं, तो इन चीज़ों का असर किस पे पड़ रहा है, जो छोटे जो लोकल हमारे यहाँ जो लोकल शॉप्स हैं उन पे इन चीज़ों के आने के बाद उन लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, है ना। तो अब मार्केट से जो हमारा कनेक्शन था वो कम हो रहा है ना, क्योंकि हमें वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। फ्लिपकार्ट पे जाना नहीं पड़ता, घर पे बैठे ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं, है ना, 10 चीज़ें आप नेट पे बैठे बैठे देख सकते हैं। तो इस चीज़ों का असर किस चीज़ पे पड़ा, ये सब लिबरलाइजेशन का ही तो नतीजा है। तो इन चीज़ों का असर उन व्यापारियों पर पड़ रहा है जो छोटे हैं, जो लोकल मार्केट में बैठे हुए हैं, है ना। The government is trying to sell its share in several public sector companies, a process which is known as the disinvestment. और गवर्नमेंट जो है वो भी अपने शेयर्स जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें सेल करने के लिए ट्राई करती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि सरकार को भी बहुत सारी अपनी परियोजनाएं जो वो चला रखी होती हैं, उसके लिए उनको पैसों की नीड होती है गवर्नमेंट को। तो वो भी अपने जो कह सकते हैं कि शेयर होता है प्राइवेट कंपनीज में, जो शेयर होता है उसको सेल करने के लिए चाहती है किसमें, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनमें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैनी गवर्नमेंट वर्कर्स आर स्केयर्ड दैट आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट दे विल लॉस देयर जॉब। और बहुत सारे गवर्नमेंट वर्कर्स जो हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर में सेल कर देगी तो वो प्राइवेट कंपनी के बन जाएगी, वो तो है ना टोटली। तो जो भी गवर्नमेंट वर्कर्स थे उनको ये डर लगने लगा कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद उनकी जॉब चली जाएगी, है ना। ये किस चीज का नतीजा था, लिबरलाइजेशन का, है ना। तो इन मॉडर्न फूड्स विच वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू मेक हेल्दी ब्रेड अवेलेबल एट चीप प्राइजेस। इसका सबसे पहला असर किस पे हुआ, जो मॉडर्न फूड एक कंपनी जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप लगाया गया था, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि हम हेल्दी ब्रेड प्रोवाइड अवेलेबल कराएंगे चीप रेट्स में, एंड विच वाज द फर्स्ट कंपनी थी ये जिसके द्वारा ब्रेड बनाई गई थी और कहा गया था कि अवेलेबल कराई जाएगी चीप रेट्स में, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। और 60% जो उसके वर्कर्स थे वर फोर्स टू रिटायर इन द फर्स्ट 5 years। उनको रिटायर कर दिया गया, फोर्सफुली रिटायर कर दिया गया फर्स्ट 5 years में 60% वर्कर्स को। तो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, है ना। तो हर चीज के दो ही पहलू होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा भी हुआ तो देखिए ये चीजें जो हैं वो उसका दूसरा पहलू है लिबरलाइजेशन का, ठीक है। मोर एंड मोर companies are reducing the number of permanent employees and outsourcing their work to smaller companies or even to homes। बहुत
ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो थी वो अपने जो परमानेंट एम्प्लॉयज थे उनको क्या कर रही थी, रिड्यूस कर रही थी, निकाल रही थी, और आउटसोर्सिंग जो स्मॉल कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो जो प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी वो अपने परमानेंट वर्कर जो थे उनको निकाल रही थी, और छोटी छोटी कंपनीज जो थी उनसे अपना काम करवा रही थी, क्योंकि वहां वेजेस कम देने पड़ते थे, है ना। और क्या था, और होम, बहुत सारे वर्क हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो घर से भी चलते हैं, है ना। इसके बाद फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज दिस आउटसोर्सिंग इज डन अक्रॉस द ग्लोब, विच, और मल्टीनेशनल के लिए ये तो क्या था, डिफरेंट जगहों पे उनके अपने काम होते रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का तो डिफरेंट जगहों पे उनके जो सेक्टर्स थे वो फैले हुए थे, है ना। विद डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया प्रोवाइडिंग चीप लेबर, और उनके लिए जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके लिए जो डेवलपिंग कंट्री इंडिया था उस वहां से उनको प्रोवाइड हो जाते थे बहुत सारे चीप लेबर, है ना। तो क्या था, बिकॉज स्मॉल कंपनीज हैव टू कंप्लीट फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम द बिग कंपनीज, और जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उनको उन्हें बहुत कम्पीट करना होता है ना, एक दूसरे, बहुत सारी क्योंकि छोटी कंपनीज होती हैं तो उन्हें ऑर्डर लेने के लिए बड़ी कंपनी से एक दूसरे के साथ कम्पीट करना होता है। दे कीप वेजेस लो, इसलिए वो अपने वेजेस जो है लो रखते हैं, एंड वर्किंग कंडीशन आर ऑफन पुअर, और उनकी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। कोई इंसेंटिव नहीं होता, कोई बीमा पॉलिसी नहीं होती वर्कर्स के लिए, है ना। कोई अगर उनको कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर ट्रेड यूनियंस और ऑर्गेनाइज इन सिमिलर फर्म्स, स्मॉलर फर्म्स, जो स्मॉलर फर्म्स होती हैं उन वहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होती हैं छोटी छोटी, वहाँ पे कोई यूनियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, है ना। कोई यूनियन इसलिए नहीं होती कि वर्कर्स के वेजेस को लेकर, उनके आवर्स को लेकर कोई एक सेटअप लगाया जाए कि भाई यही ऐसे होना है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। Almost all companies, even government ones, now practice some from the outsourcing and contracting. बहुत सारी कंपनीज, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, जिसमें हम गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं कि वो अब क्या करा रही हैं, आउटसोर्सिंग से वर्क करा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क करा रही हैं। आपने बहुत सारी देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट भी न्यूज़पेपर में, गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, बिडिंग निकलती है कि ये वर्क है और ये होना है, तो वो यही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कराए जाते हैं वर्क। और आउटसोर्सिंग कंपनीज से, छोटी कंपनीज हैं उनसे वर्क कराया जाता है, गवर्नमेंट कंपनीज में भी, है ना। बट द ट्रेंड इज स्पेशली विजिबल इन द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन इसका जो ट्रेंड है स्पेशली वो हम कहाँ देख सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज में ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। To summarize, India is still largely an agriculture country. अगर इंडिया आज भी कैसा है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, जो लार्जली जो पीपल जो वर्क करते हैं वो एग्रीकल्चर में ही करते हैं, है ना। जो ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया में वो भी अभी भी आज भी क्या है, एग्रीकल्चर ही है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा। द सर्विस सेक्टर, शॉप्स, बैंक्स, द IT इंडस्ट्रीज, होटल्स एंड अदर सर्विसेज आर एम्प्लॉइंग मोर पीपल। सर्विस सेक्टर्स में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे कि शॉप है, बैंक है, IT इंडस्ट्रीज है, होटल हैं, अदर सर्विसेज, इन सब सर्विसेज में भी लोग अब ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। एंड द अर्बन मिडिल क्लास इज ग्रोइंग, और जो अर्बन मिडिल क्लास जिससे कह सकते हैं वो ग्रो कर रही है ना, कि जो उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, क्योंकि ये सब सेक्टर्स में अब लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। अलोंग विद अर्बन मिडिल क्लास वैल्यूज लाइक दोज वी सी इन टेलीविजन सीरियल्स एंड फिल्म्स, और साथ ही साथ जो वैल्यूज है कौन सी, अर्बन मिडिल क्लास की जो एक वैल्यू है, जो किसको देखकर, टेलीविजन सीरियल्स वगैरह इन सबको देखकर जो चेंज हो रही है वो भी बढ़ रही है ना। बट वी ऑल्सो सी दैट वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया हैव एक्सेस टू सिक्योर जॉब, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब जो है, सिक्योर जॉब है ना। विद इवन द स्मॉल number in regular salaried employment becoming more insecure due to the rise in contract labor, और जो कि रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड थे
वो भी अब इनसिक्योर फील कर रहे हैं। किसकी वजह से? जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अभी मैंने आपको बताया कि जो अब जो लोग घर से ही काम करते हैं, है ना, जो छोटी कंपनीज में लगे हुए मजदूर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस, जो अब जो परमानेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उनको निकालकर जो वर्क है किन से कराया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बेस कराया जा रहा है ना। इसके बाद सो फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट वाज अ मेजर एवेन्यू फॉर इंक्रीजिंग द वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन। जो अब तक क्या था? अब तक ये जो गवर्नमेंट सेक्टर ही एक ऐसा लोगों के पास सिक्योर जॉब के रूप में था कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो दैट इज सिक्योर, है ना। बट नाउ इवन दैट इज कमिंग डाउन। सम इकोनॉमिस्ट डिबेट दिस। लेकिन वो भी अब कैसा हो रहा है? कम होता जा रहा है। बट लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन वर्ल्डवाइड अपेयर टू बी एसोसिएटेड विद द राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। लोगों के पास पहले ऐसा समझा जाता था कि भाई गवर्नमेंट जॉब है ना, पर गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें वर्क कर रहे हैं तो दैट इज सिक्योर जॉब है ना। लेकिन जो उन कंपनीज का जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, जब ये कहा कि जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों उसमें भी 60% जो एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल दिया गया, तो ये भी एक इनसिक्योर जॉब में बदल गया। किस चीज की वजह से? प्राइवेटाइजेशन। जो वर्ल्ड वाइड ये प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये सब चीज किसका इम्पैक्ट था? ये इसी का इम्पैक्ट था, है ना। इसको हम एक चार्ट में देख सकते हैं। यू कैन सी इन दिस चार्ट, देखिए किस तरीके से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से, और टोटल कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर में वर्क कम हो रहा है, मतलब जॉब्स कम हो रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। और जो हमारी जो करंट जो सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, उसका भी क्या मोटो है? वो भी प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है और पब्लिक सेक्टर्स में जो है जॉब कम कर रही है। इसलिए जो जॉब इनसिक्योरिटीज जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम एज सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज इंडस्ट्रीज इज डिक्लाइन। और लार्ज इंडस्ट्रीज में भी जो जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं है, वो भी कम होती जा रही है। जो जॉब की सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, वो कम होता जा रहा है। द गवर्नमेंट इज एम्बार्किंग ऑन द पॉलिसी ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रीज। और गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी लेकर आई है इंडस्ट्रीज के लिए? जो भूमि अधिग्रहण की पॉलिसी है। दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट नेसेसरली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। और जो ये इंडस्ट्रीज हैं वो भी जो नेसेसरली उसको प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, जो यहाँ के जैसे सराउंडिंग एरियाज के जो लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही हैं। जबकि भूमि अधिग्रहण की जो एक पॉलिसी है वो इंडस्ट्रीज के लिए लाई है सरकार, लेकिन तब भी जो ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो वहाँ के सराउंडिंग एरियाज के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही हैं? बट दे कॉज मेजर पोल्यूशन का कारण बन रही हैं। वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं वहाँ पे। मैनी फार्मर्स, स्पेशली आदिवासीज, हु कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 40% of those displaced are protesting is the low rates of compensation and the fact they will be forced to becoming casual labor living and working on the footpath of India's big cities. और प्राइवेटाइजेशन की वजह से, जो भूमि अधिग्रहण का जो पॉलिसी थी उसकी वजह से जो बहुत सारे फार्मर्स थे, जो कि स्पेशली आदिवासी को अगर हम कहें तो जो कि 40% आते हैं, उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया, उनकी जगह ले ली गई, लेकिन उनको कंपनसेशन बहुत ज़्यादा लो दिया गया। इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कंपनसेशन था बहुत ज़्यादा कम दिया गया उनको। और वो मतलब वो मजबूर हो गए किस चीज़ के लिए? उनको फोर्स किया गया कि कैजुअल लेबर की तरह अब उनको वर्क करना पड़ रहा था। और बड़े बड़े जो इंडिया के सिटीज़ हैं वहाँ पर फुटपाथ पर वो लोग काम करने के लिए और रहने के लिए मजबूर हो गए, बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। चीज़ों के दोनों पहलू कह सकते हैं हम कि हुए, अच्छे भी थे और ख़राब भी थे, क्योंकि लोगों लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से कह सकते हैं कि लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी होने लगी। इंडिया में जॉब की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई, है ना, क्योंकि जॉब कम होने लगी, लोगों में इनसिक्योरिटी होने लगी जॉब को लेकर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, revise this topic. If you have any problem, any query, you can ask me. Okay, so the lecture is over now. We will continue this
chapter in the next class. Okay, so Jai Hind, bye bye, take care.